गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं अभिषेक कुमार पांडे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीरीज में आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तीसरा लेक्चर आपको बताऊंगा। इससे पहले हमने एनसीईआरटी बुक के हिसाब से 2 टॉपिक कवर कर चुके हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और आज का जो तीसरा टॉपिक है वो है 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। यहाँ मॉलिक्यूल्स का मतलब है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से। यहाँ हम लोग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का रिप्रेजेंटेशन करना सीखेंगे, और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को 3 डायमेंशनली जब रिप्रेजेंट किया जाएगा तो 3 प्रकार के बॉन्ड सिंबल्स का प्रयोग किया जाएगा। इसमें एक बॉन्ड ये होगा, और ये बॉन्ड बताएगा कि जो भी हम इससे परमाणु जुड़े होंगे, इस परमाणु मीन्स एटम, जो भी एटम्स इस लाइन से जुड़े होंगे वो प्लेन ऑफ द पेपर यानी पेपर के प्लेन में होंगे। पेपर में के प्लेन में कहने का मतलब ये है कि हम जो मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करेंगे या लिखेंगे वो पेपर पे लिखा जाएगा। और ये मॉलिक्यूल है 3 डायमेंशनल, यानी ये तीनों दिशाओं में त्रिविमीय संरचना में पाया जाने वाला अणु है, लेकिन हमें इसे पेपर पे कैसे लिखना है, पेपर पे लिखने का तरीका क्या है, वो हम सीखने वाले हैं। तो इसमें ये जो बॉन्ड होगा वो ये बताएगा कि कौन सा परमाणु पेपर के प्लेन में है। ये बॉन्ड बताएगा कि कौन सा परमाणु यानी एटम जो सॉलिड वेज से जुड़ा है वो प्लेन से ऊपर की तरफ है, और डैश्ड वेज से जो जुड़ा होगा वो एटम्स प्लेन से पीछे की तरफ होगा। यानी इमेजिन करने की कोशिश करिएगा कि अगर मान लीजिए हमारे पास ये एक पेपर है और इस पे ये कार्बन एटम है, तो इस कार्बन एटम से एक हाइड्रोजन इस तरीके से जुड़ा होगा, तो निश्चित तौर पर ये हाइड्रोजन इसी प्लेन में आएगा। तो एक हाइड्रोजन ऐसे जुड़ा होगा, दूसरा हाइड्रोजन ऐसे जुड़ा हुआ है, और ये हाइड्रोजन भी इसी प्लेन में है। तीसरा हाइड्रोजन इस प्लेन से ऊपर की तरफ होगा, जिसको हम सॉलिड वेज से प्रदर्शित करेंगे, और इसको हम कहेंगे कि ये बॉन्ड टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है। यानी ये जो बॉन्ड है वो ऑब्जर्वर की तरफ है। ऑब्जर्वर की तरफ का मतलब जो इस मॉलिक्यूल को देख रहा होगा उसकी तरफ होगा, ठीक है। तो ये टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है, और ये जो डैश्ड वेज से प्रदर्शित किया गया है ये बॉन्ड अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है। इसका मतलब जो ऑब्जर्वर होगा उससे ये दूर यानी कि कुछ पीछे की तरफ होगा, यानी कि इस तरह से ये बॉन्ड होगा। तो इस कार्बन से 2 बॉन्ड ऐसे लगे होंगे जो इस प्लेन में होंगे, एक बॉन्ड अबव द प्लेन होगा और एक बॉन्ड क्या होगा, बिलो द प्लेन होगा। तो ये वाला जो रिप्रेजेंटेशन होगा ये ऑन द पेपर के प्लेन में जो बॉन्ड होगा उनको रिप्रेजेंट कर रहा होगा। जैसे आप यहाँ मीथेन मॉलिक्यूल में देख पा रहे होंगे, ये हाइड्रोजन जो होंगे वो प्लेन में होंगे पेपर के, और ये पेपर से बाहर की तरफ है यानी टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर की तरफ है सॉलिड वेज वाला, और डैश्ड वेज वाला जो है वो अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है। इस तरीके से हम किसी मॉलिक्यूल में कार्बन से जुड़े 4 बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेंगे 3 डायमेंशनली। ये तो हुआ एक तरीका किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट यानी प्रदर्शित करने का। इसके अलावा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने के कुछ और भी तरीके हैं, जिनमें से एक नाम है बॉल एंड स्टिक मॉडल, जो सबसे फेमस मॉडल होता है किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने का। उसमें हम जो एटम्स होते हैं यानी जो परमाणु होते हैं, इन परमाणुओं को एक बॉल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें सामान्यतः जो एटम्स बड़े साइज का होता है उसके लिए बड़ा बॉल यूज़ किया जाता है, जो छोटे साइज का होता है उसके लिए छोटा बॉल यूज़ किया जाता है। अब जैसे मान लीजिए ये एक बॉल है, ये एक कार्बन परमाणु है, इससे जुड़ा एक हाइड्रोजन परमाणु ऐसे मान लीजिए जुड़ा हुआ है, तो ये 2 परमाणु हो गए। इन परमाणुओं के बीच में एक स्टिक प्रयोग किया जाएगा, और इसी स्टिक के हेल्प से बताया जाएगा कि ये 2 परमाणु आपस में जुड़े हैं। तो ये एक परमाणु ये है, एक परमाणु ये है, बीच में क्या है, एक स्टिक है जिससे जुड़ा हुआ है। तो ऐसे ही हम कुछ बॉल्स और स्टिक का प्रयोग करके इस मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसमें हम एटम्स को बॉल के हेल्प से और बॉन्ड को स्टिक के हेल्प से प्रदर्शित करते हैं। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका है एक फ्रेमवर्क मॉडल। फ्रेमवर्क मॉडल में हम किसी एटम या परमाणु को शो नहीं करते, उसको नहीं दिखाते हैं, हम सिर्फ बॉन्ड्स को दिखाते हैं, बॉन्ड्स के डायरेक्शन को दिखाते हैं, मतलब उनकी दिशा दिखाते हैं, जिससे हमें सिर्फ ये अंदाज़ा लग जाता है कि उस मॉलिक्यूल यानी उस अणु की ज्यामिति यानी ज्योमेट्री क्या है।
तो हम मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री को रिप्रेजेंट करते हैं फ्रेमवर्क मॉडल से, जबकि बॉल एंड स्टिक मॉडल से हम उसकी ज्योमेट्री के साथ साथ परमाणुओं को भी प्रदर्शित कर सकते हैं। एक होता है स्पेस फिलिंग मॉडल, उसमें हम बॉन्ड्स को नहीं दिखाते, उसमें हम सिर्फ एटम्स को दिखाते हैं। एक बड़े साइज में ऐसे मान लीजिए कार्बन को दिखा दिया, इसके कुछ स्पेस को हाइड्रोजन ने ऑक्यूपाई कर रखा होगा, तो एक हाइड्रोजन यहाँ दिखा देंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ दिखा देंगे, एक यहाँ दिखा देंगे, एक यहाँ दिखा देंगे। इस तरीके से हम ये दिखाएंगे कि इस कार्बन के कंप्लीट पोर्शन के कितने पोर्शन को हाइड्रोजन ने कवर कर रखा है, इसीलिए इसको बोलते हैं स्पेस फिलिंग मॉडल, यानी कितने स्पेस को दूसरे एटम्स के द्वारा फिल कर दिया गया है, तो वो मॉडल होता है। तो इस तरीके से कुल 4 मॉडल आपके सामने हमने दिखाया। एक तो सॉलिड डैश वेज मॉडल हो गया, इसी को मॉडल का नाम भी दे देते हैं सॉलिड एंड डैश वेज मॉडल। इसके अलावा एक हमने फ्रेमवर्क मॉडल देखा, एक बॉल एंड स्टिक मॉडल देखा और एक स्पेस फिलिंग मॉडल देखा। तो इन सभी मॉडल्स के हेल्प से हम किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को 3 डायमेंशनली रिप्रेजेंट करते हैं। 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। यहाँ O.C का मतलब है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी कि कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिकों के वर्गीकरण की बात करें तो इनको हम 2 प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। एक है एसाइक्लिक या फिर ओपन चेन कंपाउंड्स, एसाइक्लिक या फिर ओपन चेन कंपाउंड्स। इन्हीं को हम लोग एलिफैटिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स की बात करें, ईथेन मॉलिक्यूल C2H6, ईथेन हो गया, ब्यूटेन हो गया, प्रोपेन हो गया, ये सब के सब एसाइक्लिक रूप में है, एसाइक्लिक फॉर्म में है, इसलिए इनको हम लोग ओपन चेन कंपाउंड्स या फिर एलिफैटिक कंपाउंड्स भी कहेंगे। ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपके सामने, ये CH3CHO, एसिटल्डिहाइड, एसिटिक एसिड, इथेन, दीज ऑल आर द कंपाउंड्स ऑफ इन द कैटेगरी ऑफ एसाइक्लिक। इसके अलावा एक दूसरी कैटेगरी जो है वो है साइक्लिक या फिर क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स। साइक्लिक मतलब चक्रीय होता है, एसाइक्लिक मतलब अचक्रीय है। तो ये चक्रीय या फिर क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स, जिनको हम लोग रिंग कंपाउंड्स भी बोलेंगे। इसका निश्चित तौर पर यह मतलब निकाल सकते हैं कि ये साइक्लिक हैं, तो ये निश्चित तौर पर इनका अरेंजमेंट साइक्लिक होगा। जैसे कि मान लीजिए कुछ इस तरीके से ऐसे कर दिया, साइक्लोहेक्सेन हो गया, नाम में ये साइक्लोहेक्सेन, तो ये साइक्लिक फॉर्म में हो जाएगा। तो कुछ इस टाइप के कंपाउंड्स के बारे में हम देखेंगे, एक ओपन चेन और एक क्लोज्ड चेन, जिसको हम लोग रिंग कंपाउंड्स भी कहेंगे। तो हमने एसाइक्लिक के कुछ एग्जाम्पल्स देखे हैं। अब साइक्लिक के एग्जाम्पल्स देखने से पहले हम आपको ये बता दें कि साइक्लिक या जो रिंग कंपाउंड्स हैं, इनको भी हम 2 कैटेगरी में क्लासीफाई यानी कि वर्गीकृत कर सकते हैं। एक होता है होमोसाइक्लिक या फिर कार्बोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक का मतलब ये है, जैसे ये साइक्लोहेक्सेन की ही बात करें तो इस साइक्लोहेक्सेन में इस रिंग में जितने भी एटम्स यूज़ किए गए हैं रिंग में, वो सारे के सारे एटम्स कौन से हैं? कार्बन हैं। सारे के सारे एटम्स कौन से हैं? कार्बन हैं। इसलिए इसको हम कार्बोसाइक्लिक भी कहते हैं या फिर होमोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक का मतलब कि रिंग में आने वाले सभी एटम्स कार्बन के ही होने चाहिए। दूसरा है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स का मतलब ये है कि इस साइक्लिक कंपाउंड्स में कार्बन के अलावा कोई दूसरा एटम्स भी हो सकता है। इसका मतलब ये है कि रिंग में कार्बन भी होगा और उसके अलावा कोई दूसरा एटम्स। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप इस मॉलिक्यूल को ले सकते हैं जिसका नाम है टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। ये एक प्रकार का हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हो जाएगा, जिसमें ये देखें कार्बन 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 कार्बन, कार्बन के अलावा एक हेट्रोएटम जो कि ऑक्सीजन है वो यहाँ प्रेजेंट है। तो यहाँ पर हेट्रोसाइक्लिक में कार्बन के अलावा कोई दूसरा एटम्स हो सकता है, जैसे ऑक्सीजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है। तो इस तरीके से कोई दूसरे हेट्रो एटम्स भी हो सकते हैं। अब हम लोग होमोसाइक्लिक कंपाउंड और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन देखेंगे। होमोसाइक्लिक मतलब हम जान रहे हैं कि इसमें निश्चित तौर पर साइकिल में जितने भी एटम्स होंगे वो कार्बन के ही होंगे।
तो ये जो होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं इनको दो प्रकार से हम लोग वर्गीकृत क्लासिफाई कर सकते हैं। एक को बोलेंगे एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, एलिसाइक्लिक में ये जो एली वर्ड है ये एलिफैटिक से आया है, और साइकिल का तो मतलब आप समझ ही रहे हैं। इसका मतलब अगर किसी भी एलिफैटिक कंपाउंड को साइक्लिक मैनर में लिख दिया जाए तो वो एलिसाइक्लिक हो जाएगा। जैसे कि हम जानते हैं ये एक ओपन चेन कंपाउंड यानी एलिफैटिक कंपाउंड है प्रोपेन। इस प्रोपेन को हमने साइक्लिक फॉर्म में लिख दिया तो ये हो गया साइक्लोप्रोपेन। ये है ओपन चेन कंपाउंड, लेकिन ये है एलिसाइक्लिक कंपाउंड। ऐसे ही ब्यूटेन की बात करें तो ये एक ओपन चेन कंपाउंड है, इसको साइक्लिक मैनर में लिख देंगे तो ये हो जाएगा एलिसाइक्लिक कंपाउंड। ऐसे ही मान लीजिए अगर हमने यहाँ पर हेक्सीन लिया हुआ है तो ये एक ओपन चेन कंपाउंड है, ठीक है, लेकिन इसको अगर साइक्लिक मैनर में लिख देंगे तो ये हो जाएगा साइक्लोहेक्सीन, ठीक है। तो इस तरीके से किसी भी एलिफैटिक कंपाउंड को अगर हमने साइक्लिक मैनर में लिख दिया तो वो हो जाएगा एलिसाइक्लिक कंपाउंड। अब अगर हम चाहें तो एलिफैटिक यानी ओपन चेन को भी दो कैटेगरी में बांट सकते थे। एक होता था सैचुरेटेड और एक हो जाता अनसैचुरेटेड, संतृप्त और असंतृप्त, ठीक है। तो फिलहाल उसको हमने वहाँ नहीं लिखा था, आप चाहें तो उसको लिख भी सकते हैं। तो यहाँ हमने बताया एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स कौन हुए। ये देखें एलिसाइक्लिक कंपाउंड जो हैं वो किस कैटेगरी के हैं, होमोसाइक्लिक के। होमोसाइक्लिक में ही एक और कैटेगरी होती है एरोमेटिक कंपाउंड्स की। एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन होंगे, उनके क्या कंडीशंस होंगे, ये हम लोग आगे के टॉपिक्स में देखेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि एरोमेटिक कंपाउंड्स भी दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं बेंजेनॉइड और एक होते हैं नॉन बेंजेनॉइड। बेंजेनॉइड का मतलब जो बेंजीन रिंग यानी कम से कम उनमें एक बेंजीन रिंग हो, उनको क्या बोलेंगे, बेंजेनॉइड। जैसे ये बेंजीन रिंग है, ठीक है, तो ये बेंजेनॉइड की कैटेगरी में आ जाएगा, नाम ही है इसका बेंजीन। ये एनिलीन, इसमें भी बेंजीन रिंग है तो ये भी बेंजेनॉइड हो जाएगा। ये देखें नेफ्थेलिन, इसमें भी बेंजीन रिंग है तो ये भी बेंजेनॉइड की कैटेगरी में आ जाएगा। नॉन बेंजेनॉइड यानी ये एरोमेटिक तो होंगे लेकिन बेंजीन जैसे नहीं होंगे। जैसे ये मॉलिक्यूल आपके सामने लिखा गया, इसका नाम है ट्रोपोलोन। क्या नाम है, ट्रोपोलोन। यहाँ मैं लिख देता हूँ ट्रोपोलोन। ये ट्रोपोलोन मॉलिक्यूल है, ठीक है, नॉन बेंजेनॉइड में। अब इसके बाद हम देखेंगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड भी दो तरीके से क्लासिफाई होंगे, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। अच्छा, यहाँ के एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक जो है इसमें आप देखें तो रिंग में सभी एटम्स कार्बन थे, लेकिन यहाँ के एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक में रिंग में सभी कार्बन नहीं होंगे, क्योंकि ये जो एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक है वो हेट्रोसाइक्लिक का क्लासिफिकेशन है। तो इसलिए यहाँ पर ये भी कोई भी एलिफैटिक कंपाउंड को साइक्लिक मैनर में लिख देंगे तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड होगा, लेकिन ये हेट्रोसाइक्लिक की कैटेगरी का होगा। इसका मतलब इस साइकिल में कार्बन के अलावा कोई दूसरा हेट्रो एटम भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन लिखा गया है, मैंने इसका नाम अभी आपको बताया था टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। इसके अलावा एरोमेटिक कंपाउंड्स हेट्रोसाइक्लिक की कैटेगरी में जो आएंगे वो ये हो जाएगा फ्यूरॉन। इसका नाम क्या है, फ्यूरॉन। ध्यान से देखें, यही बॉन्ड हटा के यहाँ 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 अगर हमने 4 हाइड्रोजन जोड़ दिए हैं, इसलिए इसका नाम बोले थे टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, जबकि इसका नाम क्या हो जाएगा, फ्यूरॉन। ये आपका थायोफीन, यहाँ हमने ऑक्सीजन की जगह सल्फर प्रयोग में लिया है, तो ये भी एक हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है। ये है पाइरिडिन, ठीक है, जहां हमने नाइट्रोजन का यूज़ किया है, तो ये भी एक प्रकार का हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है। तो इस तरीके से हमने देखा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम कितनी कैटेगरीज में बांट सकते हैं, एक साइक्लिक, एक एसाइक्लिक। साइक्लिक में कौन कौन सी कैटेगरी आएंगी ये हमने देखा। तो इस तरीके से हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासीफाई करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।